हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। आ गई आवाज। आज से लाइव क्लास शुरू। स्वागत नहीं करोगे हमारा? आतंक का दूसरा नाम अंकित भाई। कोटाई का दूसरा नाम नितिन भाई। पटक पटक के मारेगा। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हमारी प्यारी मैम को ढेर सारा प्यार करना। वाह, देख रहे हो लौंडो को? बहुत तेज हो रहे हो। है देखो। चलो चलो चलो। तो लास्ट क्लास से हम लोग अपना चैप्टर पूरा कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हमारे पास कोई होमवर्क है? धन्यवाद भाई, धन्यवाद। लास्ट क्लास में इज देयर एनी होमवर्क? होमवर्क तो मैंने ऐसे कुछ दिया नहीं मेरे हिसाब से तो। क्यों भाई? होमवर्क का तो ऐसे कोई मैंने बहुत भारी भरकम सवाल आपको दिया तो नहीं है होमवर्क के तौर पे। यस, नहीं दिया है। नो होमवर्क। एक क्वेश्चन होमवर्क में, दो क्वेश्चन होमवर्क में। ओहो यार, मैं तो एक ही लेके आया। चलो कोई ना, दो से दो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो भाई आ जाओ। दो क्वेश्चन होमवर्क में थे भैया, शायद मैं गलती से यहाँ पे सिर्फ एक ही लेके आया हूँ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। भाई एक क्वेश्चन तो आपका ये था कि एक वस्तु को फेंका, वो 3u² बाय 4g हाइट तक जाता है, तो वस्तु की आकार आकृति मेरे पास क्या होगी, है ना। सवाल कुछ ऐसा था। देख लो कि आपने किसी वस्तु को फेंका हुआ यहां से रफ्तार v के साथ। वो किसी सतह पे कितना, जो ऊंचाई अधिकतम प्राप्त करती है, वो कितना रखा अपने को? वो दे रखा है। बेटा फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं लेता है? क्योंकि बेटा बच्चे उसके लायक नहीं है। प्रॉब्लम वो है, बच्चे उस चीज के लायक नहीं, प्रॉब्लम वो है। मैं ले तो लूं, पर क्या ना बच्चे फिर करते हैं, सर फर्स्ट लेक्चर लेके क्या एहसान करते हो, सारा सब कुछ पढ़ा दो ना। जब बच्चों को भी उस चीज से कदर ही नहीं है, तो क्यों बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? लेने को मैं ले लूं, पर वही है कि बच्चों को कदर नहीं उस चीज की। बच्चों को लगता है कि भाई साहब कि आदमी आदमी क्या होता है ना, उसकी जरूरत पड़ रही है, इसके पास बच्चे कम हैं, ये वो फलाना ढिमकाना में सोचते रहो, कोई लोड नहीं है। मेरे को फिलहाल अपना सिलेबस खींचना है। अपने पास जो बच्चे हैं मुझे उनसे बहुत खुशी है, वो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा था कि वस्तु की आकृति क्या होगी, भाई बात कर लो। हमने कहा था कि जब वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो पूरी की पूरी चेंज होती है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाँ सर। तो शुरुआत में भाई साहब के पास क्या था? काइनेटिक था, हाफ mv² ब्रैकेट में 1+k² बटे में r²। सर जी हाँ, ये कन्वर्ट होगा किसमें? पोटेंशियल में, mgh। और h की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 3v² अपन में कितना? 4g है। हाँ जी सर। तो भाई ले आओ, आ जाओ, कटा पिटी कर देते हैं। देखो, v² कटेगा, g से g कटेगा, m से m कटेगा, 2 से इसको काटो कितना? 2 बार। तो 1+k² बटे में r² इक्वल में कितना? 3/2 बचा हुआ है। तो 3/2 में से 1 घटाओ, 3/2 में से 1 जाएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पे कितना? 1/2 बचेगा। अब ये वैल्यू 1/2 किसके लिए आता है? सही, तो डिस्क के लिए आता है। या तो डिस्क होगा या सॉलिड बेलन होगा, या तो डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर मेरे पास होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन हो वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर। तो मेरे पास क्या, ये डिस्क बन जाएगा, डिस्क। ठीक है, हो डिस्क, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, हिंदी को चलेगा। हाँ सर। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में ये दिया था, बोला है कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक गोला है, क्षैतिज तल पे u वेग से बिना फिसल लुढ़कता है। यदि यह गोला ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लुढ़के तो वह ऊंचाई जहां तक ये पहुंच पाएगा। सर ठीक है,
ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाएगा। बात कर लेते हैं। तो शुरुआत में काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैं ध्यान देख लो, ध्यान से देखो। सब वस्तु की आकृति मेरे पास क्या है भैया, गोला है। गोला है तो ये कितना, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर 2/5 होगा। ये जाएगा किसी ऊंचाई पे, ओके सर, तो mgh उसकी ऊर्जा बन जाएगी, तो m से m काट दिया, ठीक सर। तो ये v स्क्वायर बटे में 2, एलसीएम लो 5, 2 कितना 7/5 ये आएगा, इक्वल में कितना g इंटू h हो गया। हमें निकालना है h, तो 7v स्क्वायर 5 इंटू 2 10, तो 10g हो गया। तो 7v स्क्वायर बटा में कितना 10g आ रहा। ऑप्शन कौन सा, सी, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई बालकों, क्या ये कहानी आप लोगों को क्लियर है क्या? क्या ये कहानी आप लोगों को क्लियर है? चल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने आपको ऐसे दिया था, ओरली दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने आपको ऐसे दिया था, जैसे हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क हमारे पास एक क्षैतिज तल पे है, इस तरह से हमने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक बल लगाया है F, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान है m, त्रिज्या है r, वस्तु की आकृति है डिस्क। तो बोला गया था कि इसका मेरे पास त्वरण क्या होगा अगर ये मेरे पास प्योर रोलिंग करते हुए चल रहा है। तो अगर मेरे पास क्या है, प्योर रोलिंग करते हुए चलता है, तो मेरे पास क्या होगा, ठीक है, इसका त्वरण। ये हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, है ना। ऐसा देखते हैं भी क्या होता है उसका भी, ठीक है। यहां देखो, देखो भैया क्या बोलते हैं, ये भी आपका होमवर्क का एक सवाल था, देख लो से। देखो ना बेटा, राखी बिगड़ नहीं है अभी, क्या करें, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, समझो। हमने कहा था कि ऐसे कैसे सर हमें नहीं पता कि वस्तु के पास, हमने बोला सरफेस रफ है, तुमने मान लिया सरफेस रफ है। अब क्योंकि वस्तु हमारे पास प्योर रोलिंग में है, तो वो चलेगा भी सही और घूमेगा भी सही। तो बात करें चलने की, तो एफ नेट बराबर एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे सर जी। हाँ, आगे की तरफ एक बल, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स बराबर में कितना m इंटू ए, समीकरण नंबर 1। फिर यही वस्तु हमारे पास घूमेगा भी सही, तो टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा। हाँ सर, हमने कल ये बात बताई थी कि ये रहा केंद्र, केंद्र के सापेक्ष ये बनेगा स्थिति सदिश, ये बनेगा स्थिति सदिश दूसरे वाले बल के लिए। हाँ सर, देख पाओगे कि R क्रॉस F, ये बल ऐसे घुमाएगा, ये बल ऐसे घुमाएगा, दोनों का घुमाना क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो कितना मेरे पास आएगा, F इंटू आर प्लस स्मॉल f इंटू आर। रही बात इनर्शिया की, डिस्क के लिए कितना होता है, m r स्क्वायर बाय 2 होता है। और a बराबर अल्फा इंटू आर से हम लोग कह पाएंगे कि अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना, a बटा आर बनेगा, a बटा आर बन जाएगा। वे काटा पीटी मचा दो, आर 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 कॉमन लेके ये भी आर, ठीक है। जो बचा हुआ है लिख लो, कैपिटल F प्लस छोटू f इक्वल में कितना, m a बटे 2, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब देख लो भैया, अगर मैं 1 और 2 को डायरेक्टली ऐड कर लूं, 1 और 2 को डायरेक्टली ऐड कर लिया जाए, तो f से f कट जाएगा, f और f कितना 2f हो जाएगा। हाँ सर, इक्वल में कितना ma प्लस ma बाई 2, 3ma बाई 2 होगा, ठीक है। हमें निकालना है त्वरण, तो त्वरण मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 गया ऊपर 4f बटे में कितना 3m, ये मेरे पास क्या है, वस्तु का त्वरण निकल कर आ गया। बहुत सही सर। मान लो कि अगर मुझसे पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना, मान लो फ्रिक्शन फोर्स था, तो फ्रिक्शन के लिए हम कहते हैं कि इस a का मान किसी भी एक समीकरण में डाल दो। मान लो पहले मैं डालता हूं, कैपिटल F माइनस का F m इंटू a। सर a कितना आया, a है 4f बटा 3m, चलेगा, m से m को काटा, ठीक सर। तो f माइनस छोटू f इक्वल में कितना 4f बटा 3, इसको वहां इसको यहां, तो आने वाला स्मॉल f कितना हो गया, f माइनस का 4f बटे में 3, एलसीएम लो 3 माइनस का 4, तो माइनस का f बटा 3। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू। सब माइनस मतलब, माइनस का मतलब यह है कि जो दिशा हमने माना था, जो दिशा हमने पीछे ओर माना है वो गलत माना है, कायदे से ये फ्रिक्शन आपका आगे की ओर आएगा।
कार्टेशियन जो आपका फ्रिक्शन है वो आगे की ओर आएगा और F/3 के बराबर होगा। क्लियर है क्या? क्या ये कहानी सभी को क्लियर है? क्या ये कहानी सभी को क्लियर है? क्या इसमें मुझे कोई भी समस्या लग रही है क्या? जल्दी बताओ। क्लियर है? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब फाइनल भैया आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारे पास क्या, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, बात तो सुनो मेरे प्यारे भाइयों, है ना, और बहनों भी सही हो। ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों और सारी उनकी बहनों प्लस मेरी बहनों। ठीक है, तुमका तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा सालों, राखी आ रही है सबका। अगर तुम ऑफलाइन सेंटर पे होते एक एक से राखी बनवाता भाई साहब, एक एक से राखी बनवाता सारे लड़कों को। ठीक है, सबको राखी बनवाता लाइन से। ठीक है भैया, आ जाओ बात समझते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं भैया ग्रेविटेशन में, बात समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, थोड़ा याद करते हैं। सर हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ सर, क्या, फोर्स। किसको याद होगा फोर्स? सर फोर्स याद है क्या? फोर्स, हाँ सर। फोर्स का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, या बोले दो वस्तुओं के मध्य की क्रिया को बल कहते हैं। दो वस्तुओं के मध्य की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। हाँ सर याद होगा, मैंने ये आपको एनएलएम में लिखाया हुआ है। दो वस्तुओं के मध्य क्रिया ही बल होता है। ठीक सर, हमने कहा था कि अब जो आपकी दो वस्तुएं होती हैं, जो आपकी ये दो वस्तुएं हैं, इनके आधार पे हम लोग बलों को अलग अलग कैटेगरी में तोड़ते हैं। कि दो वस्तुएं आपके पास क्या है, उसके आधार पे चार बल बनते हैं, चार फंडामेंटल फोर्स बनते हैं। आप याद करो, एक आपका होता है प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, आपका विद्युत चुंबकीय बल और आपका गुरुत्वाकर्षण बल। याद है क्या? फिर तो एक भाई के हाथ में कितनी राखियां होती बहुत सारी। बात समझो, तुम क्या कह रहे हैं कि दो वस्तु हमारे पास क्या है, उसके आधार पे हमने बलों को कैटेगरी में तोड़ा था। कि अगर दो वस्तुएं, दो आवेश हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल बनता है। अगर दो वस्तु मेरे पास क्या है, दो नाभिकीय कण होते हैं तो आपका प्रबल नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल बन जाता है। अच्छा, और उसके अलावा अगर मेरे पास दी गई दो वस्तुएं दो द्रव्यमान बन जाती है, दो मास बन जाती है, तो बनने वाला फोर्स क्या बनता है, ग्रेविटेशन फोर्स बनता है। हमने कहा है कि दुनिया में ये चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं, इन चार के अलावा कोई पांचवा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या कह रहा हूं कि ये जो बल हमारे पास होते हैं, ये जो होते हैं चार फंडामेंटल फोर्स से, चार मूलभूत बल होते हैं, इनके अलावा कोई पांचवा फोर्स होता ही नहीं। तो हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास अगर दी गई दो वस्तुएं, टू मासेस हैं, दो द्रव्यमान हैं, तो उनके मध्य की जो क्रिया बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है भाई? हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। इससे उम्मीद है थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आई होगी कि हाँ से ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा ना कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ जी मास्टर। अब बात सुनिएगा, अब क्या होता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, न्यूटन भैया ने। आपको कहानी पता ना कि है आदमी बढ़िया मस्त है ना, पतझड़ के मौसम में पेड़ के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, मस्त नींद निकाल रहा था, कि अचानक से उसके सर पे कोई चीज आके गिरी। वो क्या था, एप्पल। मैं होता उठा के खा लेता, पर नहीं, वो इंसान थोड़ा दिमाग से पगलू था। उसने कहा कि एप्पल नीचे काहे गिरा। भाई सोच तो सभी रहे थे, सोच तो सभी ने लिया था कि भाई एप्पल काहे नीचे गिरता है। सोचा सबने था कि भाई हाँ, कि धरती जो है वो हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है, धरती हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। हाँ सर, पता सबको था, लेकिन नहीं, कीड़ा सिर्फ एक को काटा कि ये कैसे हो रहा है, मेरे को इसकी खोज करने का है, मैं लोगों को जान से मार दूंगा, इनको जीने नहीं दूंगा, एक और खोज करता हूं। तो हुआ क्या, तो न्यूटन भैया खास इसलिए थे कि देखो, ये ऑब्जर्वेशन सभी ने देखी थी कि भाई हाँ, किसी भी चीज को छोड़ो वो नीचे गिरती है।
किसी भी चीज को छोड़ दो वो नीचे की ओर गिरता है। ये सब लोग ने देखा, सबने ऑब्जर्व भी किया, सबने माना भी सही कि चल ठीक है, हर एक वस्तु जब छोड़ते हो वो नीचे की ओर आता है। क्यों? क्योंकि मान लो धरती हर एक चीज को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन न्यूटन की भाई खास बात यह थी कि उसने ऑब्जर्व तो किया, जो किया उसने फॉर्मूला बना के दिया। उसने फॉर्मूला बना के दिया और वो फॉर्मूला इतना ज्यादा एक्यूरेट निकला कि उसकी वजह से कई सारी चीजों की डिस्कवरी हो पाई, कई सारी चीजों का हम लोग काम कर पाए। कि भाई आज अगर हम लोग धरती से किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज पाते हैं तो वो न्यूटन की वजह से हो जाता है। क्योंकि जब तक लोगों को फॉर्मूला नहीं बताता कि जी m1m2/r² क्या होता है, ये नहीं पता होता तो नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। समझ लो, हमारे पास जो हम आज के टाइम पे कैलकुलेशन कर पाते हैं कि भैया धरती घूम पा रही है, हाँ सर धरती अपनी अक्ष पे कितने टाइम में घूम लेती है, या सूरज के चारों ओर कितने टाइम में चक्कर लगा लेती है, या सूरज के धरती के चारों ओर चंद्रमा कितने टाइम में एक चक्कर पूरा कर लेता है, किस दिन पूर्णिमा होगी, किस दिन अमावस होगी, ये सब की कैलकुलेशन क्यों हो पा रही है? इसी वजह से। समझ लो कि पूर्णिमा कब है, अमावस कब आएगी, है ना? समझ लो, चांद कब निकलेगा, है ना, ईद वाला चांद कब निकलेगा, ये सारी कैलकुलेशन कैसे हो पा रही है? न्यूटन की वजह से। न्यूटन भैया थे, इन्हीं ने ये हरकत कही थी कि इन्हीं के दिए गए फॉर्मूला Gm1m2/r², इसकी मदद से ये काम हो पाया। ठीक है, ये काम हो पाया। तो न्यूटन देवता भैया थोड़े है तो बढ़िया आदमी, बस क्या है हमें पढ़ना नहीं था तो हम थोड़े से पगला जाते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना नहीं था इसलिए हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, अदरवाइज जो उन्होंने डिस्कवरी किया वो बहुत ही खतरनाक चीज थी। और वो जो फॉर्मूला है वो अपने आप में इतना खास है कि उसने धरती पे बैठ के फॉर्मूला बनाया, और ये फॉर्मूला पूरी यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट पे लगाओगे काम करता है, काम करता है। पूरी यूनिवर्स के पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह वगैरह घूम रहे फिर रहे हैं, उन सभी पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, सभी पे ये फॉर्मूला एकदम सही साबित हुआ है। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला बड़ा काम का है। तो सबसे बात करते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। सबसे पहले बात करते हैं कि सर कि ये बल कब आता है? दो द्रव्यमानों के मध्य। क्या बोलते हैं? दो द्रव्यमानों के मध्य। तो क्या बात करें? दो द्रव्यमानों के मध्य ही ग्रेविटेशन फोर्स बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ठीक सर, सर किस तरह का होता है? ये होता है आकर्षण की प्रकृति का। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, आकर्षण की प्रकृति का होता है, मतलब ये हमेशा दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है। क्या होता है कि हमेशा दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। पर सर अगर दो द्रव्यमान एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो मैं और मेरे पड़ोस में रहने वाली सुंदर प्रिया वो मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि तो गंदा है। समझ लो, पर सर गंदा तो ठीक हूं, पर आपने कहा कि द्रव्यमान तो है, मेरे में द्रव्यमान है, मैं 80 किलो का गेंडा हूं, वो भी तो द्रव्यमान लेके बैठी है, चाहे 50 का ही क्यों ना हो, पर है तो सही ना सर। उसके पास भी द्रव्यमान है, मेरे पास भी द्रव्यमान है, हमारे बीच में आकर्षण क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई आकर्षण है, तुम्हारे बीच में भी आकर्षण है, मानना प्यार मोहब्बत वाला नहीं है लेकिन है, ग्रेविटी वाला आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है तुम्हारे मध्य में। लेकिन दिक्कत क्या भैया, प्रॉब्लम यह है कि एक जो ये बल होता ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। भाई इतनी इंग्लिश आती है तुम लोगों को? इतनी इंग्लिश तो कर लोगे ना कि लिखवाऊं? नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं है। सबसे दुर्बल बल होता है, सबसे दुर्बल बल होता है कि भाई सबसे ही ज्यादा कमजोर बल है कि दुनिया में इससे ज्यादा पावरफुल बल नहीं है। ये तो महा खत्म भैया की है ही नहीं, ना के बराबर है, बहुत कम बल होता है। सोचो इतनी बड़ी धरती जो हम पे बल लगा रही ना, वो ना के बराबर होता है, बहुत कम, बहुत मामूली सा। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि जो बल है, ये जो बल है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, और इसकी तुलना में जो आपके नेचर में दूसरे बल होते हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। वो सिंपल एग्जांपल समझो
मैं खड़ा हूं, मेरे पड़ोस में कोई सुंदर कन्या खड़ी है, हाँ सर, वो मेरे को देख के अट्रैक्ट हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं उसकी तरफ सरक नहीं रहा हूं। क्यों भैया? उसने मेरे को अट्रैक्ट किया है, अट्रैक्शन फोर्स तो है, लेकिन मैं सरक नहीं रहा हूं। क्यों भैया? क्योंकि भैया नेचर में फ्रिक्शन फोर्स भी था। फ्रिक्शन फोर्स ग्रेविटी के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल लग रहा है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं। अगर ये ही बात में अंतरिक्ष में होता, वहां पे हवा हवा कुछ ना होता, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में अगर वो कन्या मुझे मेरे पास होती, यस, चाहे वो सुंदर हो के ना हो, मुझे अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास द्रव्यमान है, उसके पास द्रव्यमान है, मेरे पास द्रव्यमान है, तो भैया अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो क्या है, अभी हम जो धरती पे होते हैं, आपके पास वायु का प्रतिरोध होता है, घर्षण बल होता है, इसलिए हमारे पास क्या है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रही है, लेकिन सफिशिएंट फोर्स नहीं होता। लेकिन अंतरिक्ष में चले जाओ, वहां पे हवा नहीं है, वहां पे घर्षण नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो हमेशा ही मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, चाहे कैसे भी। ठीक है, चलो बात समझते हैं। तो ध्रुव बल होता है। अब उसके अलावा हमने कहा भैया अंतरिक्ष में चले जाओ, तो भैया इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। कि दो द्रव्यमानों के मध्य माध्यम कैसा है, दो द्रव्यमानों के मध्य माध्यम कैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता भैया। बीच में क्या है, हवा है, पानी है, शहद है, रूह अफ़ज़ा है ना, रसना है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो माध्यम डाल दो, आकर्षण रहेगा और उतना ही रहेगा। इसको माध्यम से फर्क नहीं पड़ता, इसको माध्यम से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, तो भैया ग्रेविटी फोर्स सब जगह है, एवरीवेयर। क्योंकि चाहे तुम धरती में बात करो, चाहे तुम लोग पाताल लोक में बात करो, चाहे तुम स्वर्ग में चले जाओ, चाहे तुम चांद पे चले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, चाहे सूरज पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये फोर्स आपका हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह इसकी प्रेजेंस रहेगी और माध्यम में निर्भर नहीं करता, चाहे माध्यम हो कि ना हो, हर जगह ये लगता है, हर जगह ये लगता है। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, ओके, बात समझते हैं। उसके अलावा कि एक्शन रिएक्शन रूल को फॉलो करता है, पता ना, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, एआर नियम का पालन करता है, एआर नियम का पालन करता है। हाँ सर, और एक बात हमने इसके बारे में पढ़ी, कहां पढ़ी थी ये? हमने पढ़ा था कहां पे? हमने ये पढ़ा था कहां पे सर? ये हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में। सर क्या होता है कि आपका ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो एक संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल होता है कि भैया इसकी प्रेजेंस में हमारी किसी भी तरह की ऊर्जा की हानि नहीं होती, इसकी प्रेजेंस में किसी भी तरह की ऊर्जा की हानि हमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, अब इसकी वजह से भाई साहब धरती में इतना सब कुछ होता है कि आपको आइडिया भी नहीं, इस वजह से इतना सब कुछ होता है कि आपको आइडिया भी नहीं। सर समझो, हमारे धरती पे वायुमंडल है, समझते हो? वायुमंडल समझते हो? वायुमंडल मतलब भैया हमारे धरती पे क्या है, हवा है, हवा है, बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें, CO2 वगैरह है ना, बहुत सारी गैसें। और इन सब गैसेस की वजह से ही हमारी धरती का तापमान एक रेंज के अंदर है, और उसकी वजह से ही हमारे पास क्या होता है, धरती पे जीवन संभव हो पा रहा है ना, जीवन संभव हो पा रहा है। क्योंकि भैया जो सूरज से किरणें आती हैं, ये गैस उनको एब्जॉर्ब करती हैं, गैस एब्जॉर्ब करती है तो धरती का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटी है जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव हो पा रहा है। अच्छा, तो धरती पे वायुमंडल क्यों है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी गैस को भी अपनी ओर खींचता है। अच्छा, उसके बाद बढ़ता है ज्वार। आप नाम सुना होगा कि आपकी समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जो ज्वार उठता है, वो क्यों उठता है? वो इसलिए उठता है चंद्रमा के आकर्षण की वजह से। चंद्रमा क्या है? एक द्रव्यमान है। पानी क्या है? वो भी द्रव्यमान है। सर दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ सर, तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण पानी में क्या होता है, फोर्स आता है, और फोर्स की वजह से क्या होता है, उसमें ज्वार उठता है, उसमें लहरें उठती है। अच्छा, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। और सबसे मेन बात जो न्यूटन भैया दी थी, सबसे मेन कहानी जो न्यूटन ने आपको दिया था, वो था इसका बल का फॉर्मूला। कि भैया अगर मेरे पास दो वस्तु हैं, कि भैया वस्तु नंबर 1
वस्तु नंबर 2, यह द्रव्यमान m1, यह द्रव्यमान m2 और इनके मध्य में मान लो कोई दूरी r है, तो आपके न्यूटन ने क्या कहा कि इनके मध्य जो बल है वो आएगा इस फॉर्मूला से, जी m1 m2 बटे दूरी r का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, जी m1 m2 बटे r का स्क्वायर। हाँ सर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बात करें सर सारी बातें, भाई m1 m2 क्या है, m1 m2 भैया मेरे पास क्या है, मास है। मास भैया किस में आता है, किलोग्राम में आएगा या ग्राम में आएगा। ठीक भैया, बात करें r, मासेस के मध्य दूरी, ओके, और g यह आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा सर इसकी वैल्यू कितना होता है भैया, हमारे पास क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, किसकी वैल्यू होती है। अब लिखा भैया सार्वत्रिक मतलब सब जगह, सार्वत्रिक मतलब सब जगह पे इसकी वैल्यू सेम है, चाहे आप धरती पे रहो, चाहे चांद पे रहो, चाहे सूरज पे जाओ, चाहे किसी और ग्रह पे चले जाओ, सभी जगह जी का वैल्यू मेरे पास यही रहेगा। और इस फॉर्मूला को रटने का है, इस फॉर्मूला को रटने का है बाबू, है ना। बेटा चांद पे ग्रेविटी है लेकिन कमजोर है ना बेटा, कम है, धरती की तुलना में वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, इस वजह से आदमी वहां उड़ता फिरता रहता है। वहां पे आदमी जाके यही कहता है कि उड़ता ही फिरूं। यस, तो भैया ये फॉर्मूला याद रखने का है, इसी पे आधारित सवाल भी होते हैं और निहायत ही आसान सवाल होते हैं। ठीक है, उसको करवाऊं उससे पहले मैं आपसे जरा कुछ बातें बोल देता हूं। देखो भैया सर हमारे फॉर्मूला के हिसाब से चल जावे, क्या बता रहे को, जी m1, ओए व्हाट इज हैपनिंग ब्रो, कुछ चिपका हो गया नहीं यार, सब कुछ ठीक तो है। हाँ, जी m1 m2 बटे दूरी r का स्क्वायर, समझिएगा क्या f समानुपाती है द्रव्यमान के गुणनफल के, हाँ सर, क्या f समानुपाती है इनके मध्य दूरी के वर्ग के, हाँ सर, ये न्यूटन ने बताया था। अब बात तो समझिएगा कि यहां मेरे पास क्या है, द्रव्यमान के समानुपाती है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है आपका बल, द्रव्यमान के समानुपाती है आपका बल, द्रव्यमान के समानुपाती है आपका बल, मतलब कि आप अगर द्रव्यमान में कुछ बदलाव करोगे तो बल में उतना ही बदलाव होगा। अब ये उतना ही मतलब क्या होता है, गुणा भाग में कि भैया द्रव्यमान को 2 गुना करोगे तो वो भी 2 गुना बढ़ेगा, अगर आप इसको 3 गुना करोगे तो वो 3 गुना बढ़ जाएगा, आधा करोगे तो आधा होगा, आधा करो तो आधा होगा। तो भैया समानुपाती होता है, हाँ सर, तो जैसा बदलाव द्रव्यमान में होता है वैसा उनमें आता है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल समझ लो, m1 m2, ठीक है, मैं कहता हूं कि द्रव्यमान m1 को 2 गुना कर दो तो ये भी 2 गुना होंगे, सर m2 को 3 गुना कर दो तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो भैया इनको अलग अलग किया, ये पूरा साथ में कितना हो गया, 6 गुना हो गया। तो भैया इसको 2 गुना किया, उसको 3 गुना किया तो बल आपका 6 गुना हो गया। तो सही है, यहां बात करो, फिर से बात करो कि सर मान लो द्रव्यमान m1 को मैं कर देता हूं 1/4 और m2 को कर देता हूं मैं 1/3, दोनों को कम किया गया, मैं देख लो, तो जो वहां किया वही यहां कर दो, जो वहां किया वही यहां पे कर दो। तो डिवाइड में है ना 4 और 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया भैया, 12 हो गया। तो जो बल है आपका 1/12 गुना कम हो जाएगा डायरेक्ट। ये चीज है, इसमें आदत डालना भैया, ठीक है, कि जैसे आप यहां परिवर्तन करोगे वैसा यहां चेंज होगा। सिर्फ m1 चेंज किया है तो m1 कैसे चेंज आएगा, अगर m2 को बदलाव करोगे तो m2 की वजह से बदलाव होगा, और दोनों करोगे तो दोनों की वजह से यहां पे बदलाव आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? और राक्षसों कुछ बोलोगे? नहीं सर हम नहीं बोलेंगे।
सस्ते नशेड़ी लोग मर गए। आर यू अलाइव माई फ्रेंड्स और आर यू डेड? बेटा अभी यही पढ़ा है, पढ़ ले, रुक जा अभी। समझ में आ रही कहानी? तो जब समझ में आ रही है तो कुछ बोलोगे काहे नहीं बे? बेटा जो पढ़ा पहले वो पढ़ ले, इसको पढ़ ले पहले। चलो सुनो, ठीक है सर। सेम कहानी बात कर किसके लिए? दूरी के लिए। देखना सर, देखो अगर ध्यान दोगे ना, दूरी बटे में है। दूरी क्या है? बटे में है, डिवाइड में, डिवाइड में, डिवाइड में, डिवाइड में। यस सर, डिवाइड में है और एफ यहां पर है। तो जो भी आर में चेंज होगा एफ में उसका उल्टा होगा, क्योंकि भाई उल्टे में है, साथ में स्क्वायर है। हाँ सर, मतलब आर में जो भी चेंज करोगे ना, यहां पे उसका स्क्वायर और उल्टा होगा, यहां पे उसका स्क्वायर और उल्टा होगा। समझना, सिंपल एग्जांपल कैसा? अगर मैं दूरी को 2 गुना कर दूं, समझिएगा, तो भैया आपके बल में हमने क्या कहा? एक तो स्क्वायर से बदला होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और उल्टा होगा। भाई आपने यहां पे गुणा किया तो वहां भाग कर दो, यहां पे आपने गुणा किया तो वहां पे भाग कर दो, काम खत्म। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से भाग दिया, काम खत्म। आय हाय क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर मैं दूरी को कर दूं 3 गुना, तो फिर से गुणा किया आपने, फिर से गुणा किया तो वहां पे फिर से भाग दूंगा, और किससे? स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर 9। आहा, मजा आया है ना? सेम टू सेम तरह से, सेम टू सेम तरह से क्या कहता हूं कि अगर मैं दूरी को कर दूं 1/4 गुना, ओहो 1/4, इस बार आपने डिवाइड किया है, इस बार आपने डिवाइड किया है तो आप यहां पे गुणा कर देना। तो 4 का स्क्वायर 16 एफ। ओए सही है। तो ये बात समझने वाली, ये बात समझने वाली, और इन्हीं का यूज करके आपसे वो छोटू मोटू सवाल करवा सकता है। इन्हीं का इस्तेमाल करके वो आपसे छोटू मोटू सवाल करवा सकता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बढ़िया है। तो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई है, क्या कहते हो? भर दे फॉर्म? मैं भरेगा, मैं भरेगा, मैं बनूंगा सरकारी मास्टर। बड़ा दुख होता है इस देश के लिए भाई साहब, जहां साला 0 नंबर लाने वाला मास्टर बन जाता है। साला हम तो फिर पढ़े लिखे हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई। मैं कितना कमजोर हो गया भाई। ओए क्या क्या फिट हुआ करता था, मेरी बॉडी कितनी अच्छी हुआ करती थी। ओए घट जाएंगे, वापस बॉडी बनाएंगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्या था, क्या हो गया इंसान। तोबा 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 तोबा। भगवान जी, दिस इज नॉट डन, यू आर नॉट डूइंग राइट। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। आई विल नॉट फॉरगिव यू। संतरे के बीज खाया करो, वाह। चलो भैया देखते हैं, हम कह रहे हैं इसका सदिश प्रारूप क्या होता है, समझिएगा भैया। शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट में, ठीक है? शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में। देखो भाई, सब पहला द्रव्यमान है m1, तुम्हारी दूरी है r1। दूसरा द्रव्यमान है m2, उसकी दूरी है r2। हाँ जी सर, ठीक है, r2। हाँ जी सर। ये देख, एक तो क्लास में लेट आता है, ऊपर से फिर आते बकवासे करता है। सर आप पहले गाना गाते हो, गाना गाते थे, अब नहीं गाते। फिर बोलता पढ़ाई ना हो रही मेरी। कहा बोलूं मैं तेरे को, कहा बोलूं मैं तेरे को, क्या करूं, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे है। ओ माय गॉड, सो मच डीप लाइंस। बदल गया समय, बदल गए आप, बदल गए हम भी यारा, जब से बदला किरदार तेरा। वाह वाह वाह।
उसी का फायदा उठाया जा रहा है? कोई ना, आओ वापस काम में आते हैं। सुनो, बात करते हैं। सुनो, जब हम बात करते हैं बल की, सब बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, करेक्ट। बल एक सदिश राशि है, तो बल के पास एक होगा परिमाण, बल के पास होगा एक परिमाण और एक होगा दिशा। ये वेक्टर में पढ़ा होगा, ये वेक्टर में पढ़ा होगा कि भाई एक परिमाण होता है और एक दिशा होता है क्या? हाँ सर। सर ये दिखाता है आपके सदिश के परिमाण को। हाँ जी मास्टर। और ये जो होता है ये होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है ये? यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है, जो कि दिशा दिखाने के काम आता है। हाँ जी मास्टर। ओके सर। अब कहानी यह है कि हमें भी इस बल को दिखाने का, हमें भी इनके मध्य आने वाले बल को सदिश रूप में दिखाने का है। भाई सब लोग स्क्रीन पर देखेंगे, देखो हम जानते हैं कि M1 को M2 ने अट्रैक्ट किया होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स भैया ऐसे आएगा। तो 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण सदिश प्रारूप। सेम तरह से 2 को भी अट्रैक्ट किया गया होगा 1 के द्वारा, तो 2 पर बल 1 के कारण। हाँ जी मास्टर, चलेगा। मैं किसी एक को सोल्व करूंगा, ठीक है। मैं कर रहा हूं F12 को। F12 सर क्या है? ये है मेरे पास M1 पर M2 के कारण बल होगा। हाँ जी मास्टर, बहुत बढ़िया है। अच्छा, हम कह रहे हैं मिलता है सर। हैप्पी जर्नी, हैप्पी राखी। चलो भाई, हम कह रहे हैं भैया F12 की बात कर रहे हैं। F12 वेक्टर भैया एक होगा परिमाण। परिमाण तो न्यूटन भैया देख चुके हैं कि G_M1 M2 बटे उनके मध्य दूरी r का स्क्वायर है। ठीक है भैया। तो ये क्या है? ये जो लंबाई है इनके मध्य दूरी है, इसको हम लोग कितना कहेंगे? r कहेंगे। सर चलेगा? हाँ सर चलेगा। तो ये तो हुआ परिमाण। बात करें दिशा की, बात करें दिशा की। दिशा 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 समझो सर। दिशा क्या? इसकी दिशा ये वाली है नीचे की ओर, इसकी दिशा है भाई नीचे की ओर। हाँ सर, तो मैं दिखाऊंगा इसको इस तरह से। ये हो गई इसकी दिशा, ये इसकी दिशा है, दिशा है। अगर ध्यान से देखो, ये जो लंबाई है ना, ये मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास बनेगा, वही रुक जा बे, ये बनेगा नंबर 2 का स्थिति 1 के सापेक्ष। सही है क्या? देख लो 2। हेलो, आवाज आ रही है दोस्तों? लाइट चली गई। लाइट चली गई थी, चली गई मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ, तो कह रहे अगर मैं 1 पर बैठकर 2 को देखूं तो भैया ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, 2 का स्थिति 1 के सापेक्ष नीचे की ओर है सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये मेरे पास क्या है? R21। R21 क्या कहेंगे भैया? M2 का पोजीशन, स्थिति छोटा पड़ेगा, M2 का स्थिति M1 के सापेक्ष, M1 के सापेक्ष। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर। चलेगा? चलेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तो ये मेरे पास स्थिति हो गया। अब किसी महान आत्मा से मैं सवाल, ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपको 3 सदिश दिख रहे हैं त्रिभुज के रूप में? यस सर, R1 है, R21 है और R2 है। यकीन ना हो तो मैं दिखाता हूं। ये R1 है, ये R2 है, ये 1 का स्थिति था ऐसे है ना, ये 1 का स्थिति है, ये 2 का स्थिति है। ठीक है, मुझे बताओ क्या इनमें त्रिभुज योग का नियम लग पाएगा? और लग पाएगा तो क्या समीकरण बनेगी? त्रिभुज योग का नियम लग पाएगा तो बताओ समीकरण क्या बनेगा? तुमसे क्या पूछूं, काटो तुम तो। देखो त्रिभुज नियम ने पढ़ रखा है। त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास 2 सदिश समान क्रम में जुड़े हुए हों तो विपरीत क्रम में जो तीसरा सदिश होता है वो उनके परिणामी को दर्शाता है। देखो ये और ये समान दिशा में है क्या? हाँ सर। हाँ देखो R1 R21 समान क्रम में लगे हुए, एक के सर पे दूसरे का पूंछ। हाँ सर, तो एक के सर पर दूसरे का पूंछ, ये समान क्रम में है तो इनका होगा योग, और जो विपरीत क्रम में होगा वो इनके परिणामी को दर्शाएगा। हाँ जी सर, चलेगा। क्या यहां बनेगा? जो R21 है वो बन जाता है मेरे पास कितना? R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। हाँ सर जानता हूं, ये देखा हुआ है। ठीक है, पर ध्यान सुनना,
कहानी वैसे तो बस मैंने आपको याद करवाइए, यहां ध्यान देना। देखो भैया, क्या इसकी दिशा एफ के जो मैं कह रहा हूं वो R21 के साथ में है? हाँ सर, R21 के साथ में, तो दिशा क्या बनेगा? R21 कैप बनेगा, R21 कैप बनेगा। हाँ सर, तो जब इस चीज को लिखोगे ना तो G M1 M2 बटे में कितना? R का स्क्वायर। हाँ जी सर, मेरे पास कितना आएगा? ये बनेगा R21 वेक्टर बटे में उसका परिमाण। हाँ सर, बनता तो यही है, R21 वेक्टर बटे उसका परिमाण, तो ये R इंटू R का स्क्वायर बन जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरे पास क्या है? अगले पेज पे लिखोगे, मेरे पास क्या है? F12 वेक्टर कितना मेरे पास हो गया भैया? G M1 M2 R स्क्वायर इंटू R की पावर 3, और ये कितना? R21 वेक्टर। अब अगर आपको ये रिलेटिव मोशन से याद होगा तो पता भी होगा कि सर जो R21 वेक्टर होता ना वो ठीक उल्टा होता है R12 का। आपको याद होगा कि हमने रिलेटिव पोजीशन बताते वक्त बताया था कि हाँ सर, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि एक का स्थिति दो के सापेक्ष और दो का स्थिति एक के सापेक्ष परिमाण में समान दिशा में उल्टे होते हैं भैया, ऐसे। हाँ सर, दोनों की लंबाई समान है, दिशा उल्टा होता है तो एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश बनते थे। हाँ सर, जैसे आपने निकाला R21, बिल्कुल ऐसे ही ये बना मेरे पास क्या? R121 का स्थिति दो के सापेक्ष। हाँ सर, तो इस बात को अगर ध्यान समझेंगे, अगर इस बात को ध्यान समझेंगे तो मेरे पास क्या है? R21 को कह पाओगे माइनस का R12। हाँ सर, तो ये F12 बरोबर G M1 M2 बटे दूरी R का स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्यूब है भैया, पावर 3 है, और ये माइनस का R12 वेक्टर। तो भैया ये हो गया 12, ये 12, तो जनरल फॉर्मेट जो कह सकते हो माइनस M1 M2 बटे R की पावर 3 R वेक्टर। ये ऐसे मेरे पास इसका सदिश प्रारूप बनता है। इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? यही क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? यही क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन है कि भाई वो आपसे यही पूछेगा कि मेरे पास न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश प्रारूप क्या होगा। 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक चूज करना रहेगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक हमसे ये पूछ लेगा। ठीक है भैया, तो अपने को डायरेक्टली मेन तो ये फॉर्मूला याद रखने का। सर इतना क्यों बताया? इतना इसलिए बताया क्योंकि दोबारा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि यही डेरिवेशन मेरे पास कहां पे आएगा? इलेक्ट्रोस्टेट में भी आएगा। यही डेरिवेशन मेरे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेट में भी आता है। वहां नहीं करवाऊंगा, वहां नहीं करवाऊंगा, वहां नहीं करवाऊंगा, चांस ही नहीं, वहां पे नहीं करवाऊंगा। हाँ जी सर, और बात समझेंगे भैया, बात एक बात समझ लेना यहाँ पे यहाँ पे ये जो माइनस साइन होता ना, ये दिखाता है कि जो फोर्स है ना, फोर्स का नेचर क्या है? अट्रैक्शन टाइप का है। अगर ये प्लस होता तो फोर्स होता रिपल्शन टाइप का। फोर्स क्या होता? रिपल्शन टाइप का होता। हाँ जी सर, समझे क्या? क्या मेरे को इसमें कौन समस्या है बाबू? हाँ सर, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में भी आएगा। अभी डिटेल में बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा दोबारा नहीं बताऊंगा, चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, नहीं बताऊंगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी सर, सिंपल बात। तो मेन तो अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला ही याद रखने का है, डेरिवेशन इतने काम का नहीं है। क्या है ना, अगर डायरेक्टली ये लिख के देता, तुम कहते हैं हाँ सर ये कैसे कर दिया आपने? तुमने बता दिया, मैंने एक बार बता दिया, एक बार बता दिया पूरा भैया, दोबारा सुन लो। हम कहते हैं कि जब कभी किसी भी सदिश को लिखा जाता है, एक उसका परिमाण चाहिए, एक उसकी दिशा चाहिए। तो परिमाण डन, दिशा डन। अब से बात करते हैं, हम डायग्राम में देख पाएंगे कि भैया एक को किया गया आकर्षित दो के द्वारा, तो एक पे आकर्षण बल दो के द्वारा है। हाँ सर, F12 लिखा G M1 M2 बटे R का स्क्वायर। दूसरा, अब हमें चाहिए दिशा। अगर ध्यान से देखोगे भैया, ये जो दिशा है एक तरह से दो का स्थिति है एक के सापेक्ष। देखो इसका तीर, देखो तीर तीर, हाँ सर तीर है, अट्रैक्शन का है, दो उसको अपनी ओर खींचेगा कि आजा आजा मेरे पास आजा, तो भैया अट्रैक्शन है। तो भैया ये है दिशा किसकी? ये है 2 का स्थिति एक के सापेक्ष। 2 का स्थिति एक के सापेक्ष देखा हुआ है रिलेटिव मोशन में। हाँ सर, उस चीज को हमने यूज किया कि भैया R21 माइनस R12 के समान होता है, मतलब 2 का स्थिति एक के सापेक्ष और एक का स्थिति 2 के सापेक्ष, दोनों की लंबाई समान होता है, दिशा उल्टा होता है। तो हमने उस चीज का इस्तेमाल यहां किया कि R21 के यूनिट वेक्टर होता है, सदिश बटा उसका परिमाण होता है। हाँ सर, रखा, फिर बस चेंज किया। ठीक है भाई? हाँ जी, ठीक है भाई। तो भाई इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है,
ये मेरे पास क्या डायरेक्टली सदिश प्रारूप है, बाकी इससे कोई बहुत भारी भरकम सवाल नहीं बनता है, डायरेक्टली पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। जवाब दो फटाफट से, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल। बस जी का मान लिखा दिया, पागल आदमी क्या कर रहा है, मार खाएगा भी। नशे कम क्या करूं, नशे कम क्या करूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जी का मान क्या लिखा हुआ है, नशेड़ी, सस्ता नशा फूकने वाले जानवर। समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या होता है, हम जानते हैं चंद्रमा का पृथ्वी पे लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसकी वजह से आपके जो ज्वार उठता है समुद्र में, वो ये रीजन होता है, ठीक भाई। नेक्स्ट, पृथ्वी पे वायुमंडल संबद्ध है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है ना, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, सफिशिएंट है, इसलिए आपका वायुमंडल ठहरा हुआ है, ठीक भाई। दो वस्तु के मध्य एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, द्रव्यमानों के योग पर। ये कब करवाया भाई, ये कब करवाया आपने, ना जी ना। द्रव्यमान के गुणनफल पे, यस, m1 m2 पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी पे, यस, उस पे भी करता है, और द्रव्यमान के मध्य दूरी, यस, उस पे भी डिपेंड करता है। तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा और यही आपका आंसर भी होगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। हाँ जी सर, चलेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई इसमें कोई समस्या है अपने को, इसमें कोई समस्या है अपने को, जल्दी बता दो। लाइट आ जाना यार, मुझे क्लास लेनी है पूरी, ऐसा ना हो साला लाइट चली जाए पॉकेट में। अब सुनो भैया, सादा सिंपल सरल सवाल पूछने वाला हूं, जवाब देना शांति से, ठीक है। मेरे पास क्या है, दो द्रव्यमान है m1 और m2, इनके मध्य दूरी कितना है, r है। सवाल यह है, यदि यदि दोनों द्रव्यमानों को आधा तथा उनके मध्य दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तब तो उनके मध्य नया बल क्या होगा, यदि प्रारंभिक बल F है। बताओ नया बल कितना होगा। सवाल को आराम से देखना है, कोई बहुत भारी भरकम काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखो सिंपल कहानी सर, हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से द्रव्यमान के समानुपाती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बात मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। हमने कहा कि द्रव्यमान में जो भी चेंज करते हो बिल्कुल वैसा सेम टू सेम मेरे पास आता है। देखो द्रव्यमान को किया गया आधा, तो पहले द्रव्यमान को आधा किया, आधा कर दिया, दूसरे को आधा किया, आधा कर दिया, डन। यही ना भैया कि जो अब आप द्रव्यमान को करोगे चेंज वही मेरे पास इसमें आता है, सेम टू सेम आता है। करेक्ट है क्या? हाँ सर एकदम परफेक्टली करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि F समानुपाती होता है m1 m2 के। तो m1 m2 को आधा किया, तो तुम भी आधे हो गए, कर लो। देखो तुम्हें किया है आधा, तुम्हें भी किया है आधा, तो आधा आधा मिला के F हो जाएगा आपका वही आधा इंटू आधा, मतलब F/4 होगा। ये हुआ इनकी वजह से, द्रव्यमान की वजह से। दूसरी बात सर, आपका जो F है ना वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमने कहा कि R में जो भी बदलाव होगा F में उसका उल्टा होता है। तो भैया R को आपने किया है 2 गुना,
तो f में क्या होगा उसका उल्टा लेकिन स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे गुणा किया है, यहाँ भाग दूंगा, 2 का स्क्वायर 4 के साथ, बहुत बढ़िया। तो यहां भी डिवाइड में 4, वहां भी डिवाइड में 4, दोनों बातों को मिला लो, मिला के भैया 4 इंटू 4 कितना बटे में 16। हाय हाय, 4 कितना 16। तो भैया आपका जो बल है पुराने की तुलना में 1/16 गुना मेरे पास हो जाएगा, पुराने की तुलना में 1/16 गुना हो जाएगा। भाई क्लियर है क्या? उम्मीद है मेरे को इसमें समस्या नहीं होगा। हाँ जी सर, अगला सवाल करवा दो। है भाई, लो सुनेगा। दो द्रव्यमान है m और m, इनके मध्य कुछ दूरी r है, ठीक है, और अभी इनके मध्य आकर्षण बल कितना F है, ठीक है। सवाल यह है कि यदि एक द्रव्यमान का आधा दूसरे को स्थानांतरित कर दें, दूसरे को ट्रांसफर कर दें, हटाओ यार इतना कौन लिखेगा, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाए, तब नया बल क्या होगा, तब नया बल हमारे पास क्या होगा, बताओ। सर क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनेगा कि हमने एक द्रव्यमान का आधा दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, अब बताओ कि उनके मध्य नया बल क्या होगा। है ये क्या सवाल है, समझाते हुए आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, आराम से करो, आराम से करो। सर ये है m, तुम भी हो m, तुम्हारा आधा हमने यहां ट्रांसफर किया, कितना भैया आधा मतलब m/2। अगर आधा ट्रांसफर कर दूंगा तो तेरे पास क्या बचेगा सर, तुम्हारे पास बचेगा m माइनस, हटाया ना तुम में से, तो एलसीएम लो, सोल्व करो, m/2 आएगा। और तुम्हें दिया गया है, तुम्हें द्रव्यमान दिया गया है, तो m में m/2 जोड़ूंगा, कितना भैया आएगा 3m/2 आएगा। अब जरा अगर सोचोगे ना, जरा सोचोगे, सर पहले m था, m से m/2 हो गया, ध्यान देखना, सर पहले m था, m से m/2 हो गया, हाँ 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 सही है, और यहां पहले m था और m से 3m/2 हो गया, हाँ सर। तो देखना, ये गुणा हुआ है 1/2 से, ये गुणा हुआ है 3/2 से, और ये हाँ सर, देख लो द्रव्यमान ऐसे ही तो चेंज हुआ है। और जो आपका बल था, हमने कहा था कि जो चेंज द्रव्यमान में आता है वही मेरे पास बल में आता है, जो चेंज द्रव्यमान में आता है वही मेरे पास बल पे आता है। तो भैया तुम है वो आधे से गुणा, तो द्रव्यमान की वजह से बल भी आधे से गुणा हो जाएगा। तुम है वो 3/2 से गुणा, तो तुम भी 3/2 से गुणा कर देंगे, काम खत्म। कितना होगा भाई 3/4f, ये मेरे पास क्या नया बल। आय हाय क्या बात कर रहे हो, इतना आसान भाई, बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान मेरे पास ये होता है। क्लियर है क्या? बोलो भाई, कहानी पकड़ में आ रही है क्या? पापा बम फटा क्या, बेटा सामान आया क्या, बेटी ओ बेटी, क्या तुम्हें हमारा सवाल कुछ पल्ले पड़ रहा है, हवा लग रही है? हाँ सर मास्टर, आपकी बात एकदम पकड़ में आ रही है, मजा आ रहा है, जरा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। मास्टर 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 सुनो हम क्या कहते हैं। एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, ठीक है, ये m है, ये m है, LM, ठीक है, n के मध्य आकर्षण बल F है और F है। सवाल कुछ इस तरह से है कि भैया m1 को हम लोगों ने, m1 को आया है ना, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। हम कह रहे हैं कि m1 को हमने कितना मान लो 50% बढ़ा दिया, m2 को भी हमने 50% बढ़ा दिया, और दूरी r को हमने 50% कम कर दिया, तो बल का नया वैल्यू कितना होगा, या उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा। हाय हाय हाय, इसकी बात बताओ कि सर आपने एक द्रव्यमान को बढ़ा दिया, दूसरे को बढ़ा दिया, अब दूरी को कम कर दिया, बताओ क्या बदलाव आएगा।
भाई करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्वेश्चन आराम से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करने का, जल्दबाजी नहीं करने का, आराम से शांति से, कोई लोड मत लो। लेकिन मानना ये सब चीजें आपको आती हैं, ये सब कुछ आपको आता है ऑलरेडी। जब मैं बताऊंगा ना फिर आपको दुख होगा, अरे यार तो आता था अपने को। मैं बताऊंगा फिर आपको दुख होएगा। चेक करें, मैं देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। सद्रव्यमान M1 को हमने 50% बढ़ाया है, समझते हो? 50% मतलब 50/100 बढ़ तो 0.5 बढ़ाया ना, 0.5 बढ़ाया है, 0.5 हमने बढ़ाया है। अच्छा तो M1 को फिर 0.5 तो 1.5 हो जाएगा M1 का वैल्यू, देख लो। हाँ सर, सेम टू सेम बात किसकी, M2 की बात करता हूं कि M2 को भी हमने 50% बढ़ाया हुआ है। हाँ सर देख लो, यहाँ पे कितना है 50% बढ़ा, सेम बढ़ा दो 1.5, ये कितना M2 हो गया। बात करें दूरी की, सर दूरी को आप कम करो, 50% कम किया गया है तो 0.5 कम करना पड़ेगा, तो सॉरी, तो 1 माइनस पॉइंट का 5 ये होगा। हाँ सर कितना हो गया 0.5R। 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2R। ओके सर, ठीक सर। बात करें बल की, बल की बात करें, बल की बात मैं देखो, हमने कहा जो चीज द्रव्यमान में होगा वही मेरे पास बल में होगा, तो द्रव्यमान को किया 1.5 गुना, दूसरे को भी 1.5 गुना, बहुत बढ़िया। सर दूरी डिवाइड में है, दूरी डिवाइड में है, दूरी डिवाइड में, भैया दूरी को कम किया है तो बल उससे उल्टा, अगर यहां भागे तो वहां गुणा होगा, लेकिन स्क्वायर के साथ, तो 2 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भागता हम गुणा कर देंगे, काम खत्म है। देखो सर 1.5 कितना होता है 2.25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, गुणा हुआ कितना 9F, 9F ये मेरे पास है। ओ 9F आ रहा है, सही है। अगर मैं पूछूं कि बल में कितना चेंज हो गया, देख लो सर पहले बल F था, अभी कितना 9F हो गया, तो भाई 1 से लेकर 9 हो गया भैया, 8 बढ़ा है, 8 बढ़ा है, हमें चाहिए परसेंटेज में, तो गुणा कर दो 100 से, तो कितना 800 परसेंटेज का चेंज देखने को मिला है, 800% का चेंज देखने को मिला है। तो भैया क्लियर है क्या भाई, बोलो क्या हम लोग ये बात एकदम पकड़ पा रहे हैं? क्या मुझे इसमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात लगती है क्या? जल्दी 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 हमें बताओ, जल्दी जल्दी हमें बताओ। ना इल्ले है ना नक्को इल्ले, नो डाउट, क्लियर है भैया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इनमें नहीं है। ठीक है, चलो एक सवाल पूछता हूं, समझिएगा कि हमारे पास वही द्रव्यमान है, ठीक है, ये रहा M1, ये रहा M2, इनके मध्य दूरी R है, ये कितना मेरे पास हो गया आपका बल F हो गया, ये इतना पास कितना बल F हो गया। अब मैं कहता हूं कि अगर अगर इन्हीं दो द्रव्यमान M1 M2 समान दूरी R है, इनके मध्य मैंने भर दिया है पानी, हमने वाटर भर दिया है, हमने पानी भर दिया है, ठीक है, जिसका म्यू अपवर्तनांक कितना 4/3 है, तो बताओ नया बल कितना होगा? इनके मध्य हमने पानी भर दिया जिसका अपवर्तनांक 4/3 होगा, तो सेम रहेगा, नो चेंज। सर क्यों? F2 का वैल्यू F ही आएगा, क्यों? क्योंकि माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो माध्यम पर निर्भर नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम चाहे जो हो बल की मात्रा मेरे पास सेम रहती है।
उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलेगा मास्टर? हाँ जी मास्टर चलेगा, बिल्कुल एकदम बैठेगा। चल ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक बात और करता है, क्यों बताओ? वक्त के साथ सब बदल जाते हैं और ये नहीं बदलेगा। वाह 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 वाह। बेटा शुक्र मानो, लोग वक्त पे बदल जाते हैं, अगर गलत वक्त पे बदलें तो पूरी जिंदगी खराब हो सकती है भाई। ना बेटा लाइट तो नहीं आया है, लाइट तो नहीं आया है, प्रॉब्लम वही है। ज्यादा कुछ दिक्कत हुआ तो मुझे क्लास एंड करना पड़ेगा, बट टेंशन ना लो, लाइट आते ही मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपको डलवा दूंगा। ठीक है, वो लोड ना लो आप लोग, चेक कर ले। मैं देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं कि दो समान आर त्रिज्या वाले तांबे के ठोस गोले हैं, परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं। तो बोल रहा है कि उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो किस इनके कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे पावर है, ठीक है, शायद दिख नहीं होगा, ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, ये पावर -4 है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास। तो बोला कि मेरे पास आर पे कैसे निर्भर करेगा, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे आर नहीं है, ये आर नहीं है, ये है त्रिज्या। ध्यान समझना, गोले की त्रिज्या है और दोनों गोले आपस में क्या है, संपर्क में है। दोनों गोले क्या अपने आपस में संपर्क में है, ऐसे है संपर्क में। तो हम ये कह रहे हैं कि इनका संपर्क है तो ठीक है, तो ये त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, तो इनके मध्य जो दूरी बना है ना, वो कितना 2r बन रहा है। हाँ सर 2r बन रहा है, ध्यान सुनेगा। अब मेरे पास बात करता हूं एफ। सर एफ का फॉर्मूला होता है G(m1m2) बटे दूरी r का स्क्वायर। अब स्मॉल r को हटा के आप लोग कैपिटल R तो ले आओगे, पर ध्यान सोचना कि जो द्रव्यमान है वो भी तो त्रिज्या पर निर्भर करता है। हाँ सर, जो द्रव्यमान है वो भी तो त्रिज्या पर निर्भर करेगा। हाँ जी सर, भैया एफ की बात करता हूं, ये रहा जी। द्रव्यमान की बात करें, क्या होता है, डेंसिटी d इंटू आयतन। आयतन किसका, गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। बहुत बढ़िया। दूसरे का भी सेम कहानी, द्रव आपके घनत्व, घनत्व इंटू आयतन 4/3 पाई r क्यूब। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी मास्टर। और डिवाइड में स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r बताओ, स्मॉल r बोलो सर कितना, 2r। 2r का कितना स्क्वायर करूंगा। हाँ सर। अब बोला गया है हम पे निर्भरता r के लिए, तो r³ r की पावर 6 बनेगा। घात के ऊपर घात, सॉरी है ना, हाँ सॉरी r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर होगा। जब काटा पीटी करोगे भैया कितना, r की पावर 4 बनेगा। ओहो हो, तो यहाँ पे क्या है, f समानुपाती r की पावर 4। क्या सर ये हर बार होगा? नहीं भाई, सवाल ध्यान से पढ़ो। सवाल में उसने ये नहीं पूछा कि आपका जो बल है वो उनके मध्य दूरी पे कैसे निर्भर करता है ना, उसने पूछा त्रिज्या पे। त्रिज्या पे कैसे डिपेंड करता है, तो भाई त्रिज्या के हिसाब से आएगा r की पावर 4। ऑप्शन कौन सा, सी। अलग सवाल, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट ये मेरे पास सवाल होगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। एक स्टैंडर्ड बात करते हैं सर, कौन सी वाली, ये वाली। ये बात हमने आपको बेसिक मैथ्स में बताया हुआ है, ये बात हमने बेसिक मैथ्स में आपको बताया गया था। सर कौन सा, याद करो कि सर अगर किसी नियतांक को दो भागों में इस प्रकार तोड़े कि उनका जो गुणनफल है वो अधिकतम हो, याद कर दो, मैक्सिमा मिनिमा बेसिक वैसे पढ़ाया था, याद है कि सर एक नियतांक को दो अंकों में इस प्रकार तोड़ो कि उनका गुणनफल हमेशा क्या है, मैक्सिमा है। ये कभी होता है, ये तब होता है जब दोनों अंक समान होते हैं और कुल संख्या के आधे के समान होते हैं। हाँ सर, तो यहां भी सवाल कुछ वैसा ही है, यहां भी सवाल कुछ वैसा ही हमारे पास है। सवाल में कहा गया है कि आपने इनडायरेक्टली एक द्रव्यमान के दो टुकड़े कर डाले, एक किया m1 और एक किया m2, दो टुकड़े कर दिए। और ये दो टुकड़े इस प्रकार के हैं कि इनके मध्य बल क्या हो, सर्वाधिक हो। इनके मध्य बल क्या हो, सर्वाधिक हो। याद करो भैया, बल समानुपाती होता है कितना, m1 इंटू m2 के। तो जब हमें बल को करना है मैक्सिमम, ये कब होगा, जब इनका गुणनफल सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर, बात तो ये हो गई, दो एक नंबर को दो भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि उनका गुणनफल सर्वाधिक हो ताकि बल सर्वाधिक आए। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब दोनों के दोनों भाग आपस में समान हो
और कुल मात्रा के आधे के समान हो। ओ हो। तो भैया द्रव्यमान कितना आधा आधा होता है, द्रव्यमान कितना आधा आधा होता है, दोनों आपस में समान होते हैं। तो इसी चीज का इस्तेमाल करें उसमें कि सर दोनों द्रव्यमान आपस में समान है, मतलब x इंटू कैपिटल M बराबर है 1 माइनस एक्स इंटू कैपिटल M के, दोनों समान होने पड़ेंगे तो M से M कटेगा। तो x बराबर 1 माइनस का x को लाऊंगा इस तरफ, कितना 2x बराबर में कितना 1, तो x का जो वैल्यू कितना 1/2, x का जो वैल्यू कितना बस 1/2 होगा। हाँ जी, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों समस्या है कि लाइट नहीं आई है, ठीक है, काफी समय हो चुका है, 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं, तो ज्यादा लाइट झेल भी हम नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, अभी क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। जैसे लाइट आ जाएगी मैं आपको घंटे 1.5 घंटे का एक लेक्चर रिकॉर्ड करके शाम तक एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, ठीक है। शाम तक 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनाकर डाल दूंगा। और हाँ, कल भी हमारे पास क्लास रहेगी, कल भी हमारी क्लास रहेगी। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्लास कब रखना है, सुबह 7 या 8, यह आपके ऊपर है। क्लास सुबह 7 बजे रखें या 8 बजे रखें, आप लोग बताओ। सुबह 7 या सुबह 8, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों में से एक टाइम बताओ। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, तो मैक्सिमम वो टाइम है 7 बजे लेकर 7 बजे लेते हैं, ठीक है। क्लास कितने रखें, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे, 7 8 7 8 7 8, ज्यादा ऑप्शन 7 वाले हैं। पोल करवाऊं, पोल करवा लेते भाई, पोल करवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बताओ भाई, जो पोल अभी आपके पास आ ही रहा है। जवाब दो भैया। जिसका पलड़ा भारी होगा उसी तरफ हम लोग जाएंगे। भाई पलड़ा भारी है 7 बजे का, पलड़ा भारी है 7 बजे का, और क्लास में इतनी जनता बैठती है, आधे लोग तो रिप्लाई नहीं करते भाई, कसम से बता रहा हूँ। इतने बच्चे क्लास में रहते हैं, मतलब ये मान लो सिर्फ 10 से 15% बच्चे रिप्लाई देते हैं, बाकी लोग बैठ के बस शक्ल देखते हैं। बात तुम लोगों को थोड़ी शर्म आती है, तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है। क्लास में बैठ के कोई रिप्लाई नहीं करना, बस क्लास की शक्ल देखना, भैया ऐसे आप लोग पढ़ लिए, ऐसे आप लोग एग्जाम पढ़ लिए। 28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जवाब तक नहीं दिया है, 28 लोग ऐसे हैं। अच्छा, 30 किलोमीटर दूर जाना होता है ऐसा, यार फिर तो फिर जनरल प्रॉब्लम हो गई यार, तो ये तो जनरल प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई बात नहीं, 8 रख सकते हैं, ठीक है, 8 रख लेंगे, कोई बात नहीं, 8 रख लेंगे, 8 रख लेंगे, ठीक है। 8 से 10 2 घंटे क्लास, 8 से 10 2 घंटे क्लास रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बात समझो बेटा, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, कुछ लोगों को काम भी करना होता है, तो कोई बात नहीं, हम करते हैं 8 बजे कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 8 बजे रखेंगे, ठीक है, 8 बजे रख लेंगे। 8 से 10 काफी रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10 बजे से पहले कोई त्योहार मनाता भी है ना। तो अपन लोग कल करते हैं सुबह 8 बजे, शाम को भी अभी आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और संडे को भी क्लास रहेगा भाई, संडे को क्लास में लूंगा 3 घंटे, संडे को मैं क्लास लूंगा 3 घंटे, संडे को क्लास ली जाएगी 3 घंटे, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि संडे को हम इस चैप्टर को खत्म कर डालें, संडे को चैप्टर को खत्म कर डालें, अगर हो पॉसिबल हो पाया तो ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, बाकी मिलते हैं अगर शाम तक, तब तक के लिए ओकेज, टाटास, बाय बाय, ठीक है, चलो बाय बाय बाय।